ले सकते, हायर ऑर्गेनिज्म को लेके देखो, कुत्ता ले लिया मान लो तुमने, कुत्ते को, चलो अब कुछ टर्म्स है हमारे पास जो कि हमें याद करनी है, लेकिन हम याद लगा दें, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पढ़ेंगे अब उसको भी। क्लियर और नॉट क्लियर? और दूसरी बात क्या थी, अपने डीएनए को कट क्यों नहीं कर रहा, मिथाइलेटिंग एजेंट बनाना का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था हमने, आइसोलेट किया था 11th में, करा दिया था, 12th में भी करेंगे दोबारा। तो उसमें टेस्ट ट्यूब में था, अल्कोहल में डाला था, जीन अगर जेलिडियम ग्रेसिलेरिया पढ़ा था हमने 11th क्लास में, याद हो। हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 12 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली है, जिसके अंदर आपके दो चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किन बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी होती है, और उसकी प्रोसेस क्या है, बायोटेक को आप प्रोसीड कैसे करोगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से आप आरडीएनए बनाओगे कैसे। So start with the biotechnology principles and processes. Biotechnology सबसे पहले है क्या, उसके डेफिनेशन आपको समझनी है। Biotechnology, bio means living, technology means टेक्निक, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हम टेक्निक लगाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। क्या करेंगे? इंजीनियरिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इट रेफर्स टू द यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप यूज कर रहे हो, उनके एंजाइम्स को यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, या तो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर कोई प्रोसेस बना रहे हो जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। समझ आई बात? बायोटेक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करना ताकि हम एक प्रोडक्ट बना सके, सर्विस बना सके। बहुत सारे किट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिससे टेस्ट यानी कि डायग्नोज किया जाता है, शुगर टेस्ट किट, प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, दैट इज फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक बना रहे हैं, कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन करके, उसका जीन को ऑल्टर करके, उसके आरडीएनए बना के यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के। सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। नाउ वी आर हैविंग ईएफबी। क्या है हमारे पास? ईएफबी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है? फेडरेशन क्या होता है? तो कुछ कमिटी बैठ रही है जो इसको पूरा इन ऑल देखेंगी कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो उनका कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। किसका इंटीग्रेशन? नेचुरल साइंस। जो साइंस आप पढ़ते हो उसको इंटीग्रेट करना है किसके ऊपर? ऑर्गेनिज्म के ऊपर। पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं यूज करना आपने, आप काम कर सकते हो सेल के ऊपर, सेल के पार्ट्स के ऊपर, या फिर कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के ऊपर। अब ये मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई जीन है, उसका कुछ प्रोडक्ट है, हमने उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट ना करके उसका एक एनालॉग हमने लैब के अंदर तैयार कर लिया, यानी कि उसका एक सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने तैयार कर लिया। क्लियर? दैट इज मॉलिक्यूलर एनालॉग। क्या करने के लिए? ताकि हम प्रोडक्ट्स बना सकें, सर्विसेज बना सकें। सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। क्या याद रखना है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogs for products and services is known as biotechnology. कोई डाउट यहां तक? All clear? So the next one is principles of biotechnology. NCERT में as it is principle दियो में करा है बंद, बेटा किया है बंद मैंने। Here, got it? इधर देख लो। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि सिद्धांत क्या है बायोटेक के। किसी भी काम को करने के लिए कुछ बेस तो चाहिए होता है। सो बायोटेक की प्रिंसिपल्स यानी कि बेस क्या है? नंबर 1 इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें मैम ये करने क्यों पड़ रहा है इतना कुछ? क्यों करना पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। पहले ना इंसुलिन की बात करें तो मरी हुई गाय, भैंस, इनसे हम इंसुलिन निकालते थे और ह्यूमंस में डाल देते थे। क्या वो इंसुलिन ह्यूमंस का था? नहीं। तो क्या करेगा वहां पे? इम्यूनिटी क्या करेगी? एलर्जिक रिएक्शन करेगी, अपोज करेगी, है ना, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेगी। तो दवाई दे रहे थे लेकिन वो उसको रिएक्ट कर गई है। तो अब हमने क्या किया, ह्यूमन का इंसुलिन हमें पता है, हमने बायोटेक की हेल्प से लैब में उसको बना लिया। क्लियर? तो है ना बेनिफिशियल। अब घर में प्रेगनेंसी के टेस्ट हो जाते हैं,
वीडियो ही नहीं बन रही, वीडियो मैं बना नहीं रही, वीडियो यहाँ शूट हो रही है, मैंने उसको चालू नहीं कर रखा है, उसमें सिर्फ शॉर्ट्स बनेंगे। 3 बार बता चुकी हूँ, वो भी नहीं बन रहे, मुझे नहीं चल हाँ तो नहीं बनाने अभी। अच्छा। हाँ हे भगवान, इधर देख लो, मतलब ध्यान सारा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। वो सो रहा है बेचारा, नाखून खा ले तो सच में चप्पल लगेगी तेरे मुंह पे, बैठना इसको आता नहीं, गवार गई का। इधर देख ले, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहले क्या है? इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करना। जेनेटिक यानी कि जीन्स के अंदर आप मॉडिफिकेशन करने वाले हो। एक ऑर्गेनिज्म से जीन लिया, उसका टुकड़ा लिया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया, ये बन गया आरडीएनए। क्या बन गया? RDNA। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब नए कॉम्बिनेशन बन गए हैं। क्या बन गए? नए कॉम्बिनेशन बन गए हैं। तो बेटा टेक्निक्स यूज्ड टू मॉडिफाई द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री आपने बदल दी है। अब जेनेटिक मटेरियल कौन है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, उनकी केमिस्ट्री को बदलना। व्हाट डज इट मीन? केमिकली व्हाट इज डीएनए? Chemically, what is DNA? What is the monomer unit of nucleic acid? What is the monomer unit of nucleic acid? न्यूक्लियोसाइड, Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड, क्या है? Nucleotide. What is the monomer unit of nucleic acid? Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड को ऑल्टर कर दोगे, जैसे न्यूक्लियोटाइड कितने तरह की होती है? डीएनए के अंदर DNA 4 तरह की, आरएनए के अंदर 4 तरह की। कौन कौन सी? एडिनाइलिक एसिड, जी है, टी है ना, सी है। मतलब जी जो बदल जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। उसको ऑल्टर कर दें, चेंज कर दें, तो आपका न्यूक्लिक एसिड बदल जाएगा। वही तो कर रहे हैं। हमारे पास एक पूरा बड़ा डीएनए है, उसके एक छोटे से डीएनए को कट लगा के निकाला और दूसरे को इंसर्ट कर दिया। अब ये डीएनए कुछ और बन गया, इसकी केमिस्ट्री बदल गई। क्या बदल गई इसकी? अब एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया, कोडॉन्स हमने पढ़े थे, कोडॉन्स पढ़े थे ना? क्या पढ़ा हमने कोडॉन्स में? सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था? सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था? शेप चेंज हो गई थी। शेप चेंज क्यों हुई थी? आरबीसी की शेप चेंज हो गई थी, क्यों हो गई थी? क्योंकि हमने जैसे म्यूटेशन हो गई थी उसमें, चेन म्यूटेशन हो गई थी, चेंज आ गया था डीएनए के अंदर, ऑल्ट्रेशन हुई ना। कोई और एंजाइम बनना था लेकिन कोई और एंजाइम बन रहा है ना। अब ये तो इससे तो क्या हुआ कि कोई एक एंजाइम बनना था, वो हमारे लिए एक अच्छा इफेक्ट लेके आ रहा था, आरबीसी का शेप सही रख रहा था, लेकिन उसके चेंज होने की वजह से आरबीसी हो गई थी सिकल शेप। क्या हो गई थी? सिकल शेप। तो ये तो एक बैड इफेक्ट था, बॉडी में से इसमें हार्म था, लेकिन कई बार इसको अच्छे के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। मान लो किसी की बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन रहा, जो कि बॉडी के लिए बहुत सही है, वो बनना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? उस जीन को इंसर्ट कर सकते हैं कि वो एंजाइम बन जाए। अदरवाइज तो एंजाइम खाना पड़ेगा हमें, लेकिन बॉडी एंजाइम बना ले तो उसके रिप्लेसमेंट हो जाए तो बेनिफिशियल है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक की एप्लीकेशन वो दूसरा चैप्टर है, इसमें पढ़ना है कि बायोटेक है क्या। और बायोटेक तो बहुत बड़ी है, उसका एक पार्ट तुम्हें आपकी 12th क्लास में पढ़ाया आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या पढ़ रहे हो? सिर्फ आरडीएनए। आरडीएनए पढ़ रहे हो ना, कैसे बना, होस्ट में कैसे डाला, और उसका भी बहुत बेसिक वर्जन है ये। बायोटेक बहुत इंटरेस्टिंग है देखा जाए तो। इन फ्यूचर भी बायोटेक में अपना करियर आप परस्यू कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री जितनी भी है, क्वालिटी कंट्रोल वाले एनालिस्ट जो होते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री जितनी भी है, ऑरिफ्लेम, या बहुत सारी कंपनीज है जो हायर करती हैं और अच्छा खासा पैकेज मिलता है। क्लियर? तो हैवी मतलब इंटरेस्टिंग है, सारा दिन लैब में ही काम करना होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन कम है और आपका प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रहता है। क्लियर? तो देखो 2 चीजें करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आपने जीन्स का इंजीनियरिंग कर दी, आप ऑल्टर कर रहे हो, डीएनए को ऑल्टर कर रहे हो, और फिर उसको क्या करोगे? होस्ट के अंदर डालोगे, क्योंकि होस्ट से ही तो एक्सप्रेशन आएगा। होस्ट, फॉर एग्जाम्पल हम होस्ट हैं, जीन हमारे अंदर डाली तो हमने ही तो एंजाइम बनाना। एक बॉडी तो चाहिए आपको, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो चाहिए, क्योंकि जीन कहाँ काम करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो लिविंग सिस्टम तो चाहिए। अब एक बड़े सिस्टम को तो नहीं ले सकते, हायर ऑर्गेनिज्म को लेके देखो। कुत्ता ले लिया मान लो तुमने, कुत्ते को अपना छोटा कुत्ता पैदा करने में टाइम लगेगा, क्लियर? तो प्रोजेनी बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है? हर 20 मिनट्स में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो कि जल्दी से मेंटेन कर सके, मेंटेन करना इजी हो, कम जगह ले। क्लियर?
अब एक फर्मेंटर में 1000 लीटर के फर्मेंटर में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन आप किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन डाल दो तो वो तो कम बनाएगा, एरिया ज्यादा लेगा, उसको मेंटेन करने का टाइम, खर्चा सब कुछ ज्यादा लगेगा। सो वी हैव टेकन बैक्टीरिया एज अ होस्ट। ज्यादातर हमने किसको लिया? बैक्टीरिया। इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले सकते हो। किसको ले सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो चलिए देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक्स यूज्ड टू मॉडिफाई द केमिस्ट्री ऑफ genetic materials, DNA या RNA, insert into the host organism and alter the phenotype of the host organism। एक बैक्टीरिया कुछ नहीं बना रहा, लेकिन हमने जीन वो डाल दिया, वो जीन तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगी ना, एक्सप्रेशन शो करेगी तो अपना फिनोटाइप आएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ चुके हो प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में। एक्सटर्नल अपीयरेंस कहाँ पढ़ चुके हो? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। जीनोटाइप लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है उसका? टॉल। अपीयरेंस ना, अपीयरेंस कैसा आपको दिखाई देगा, दैट इज द अपीयरेंस, दैट इज द फिनोटाइप। तो वही बोल रहे हैं बेटा, जीनोटाइप बदला तो क्या बदलेगा? फिनोटाइप बदलेगा। नेक्स्ट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आप काम किस पे कर रहे हो? मैंने क्या बोला, किस पे ज्यादा काम होगा? बैक्टीरिया पे, माइक्रोब्स पे। और माइक्रोब्स तो बेटा ऐसे ग्रो कर जाते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर माइक्रोब पे काम कर रहे हो एक लैब के अंदर, लेकिन क्या होता है, कोई और हार्मफुल बैक्टीरिया वहां पे ग्रो हो जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो आपको क्या रखना है? आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी सीखनी है। व्हाट डज इट मीन? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या होता है? जो अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उससे बचना। माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन फ्री एनवायरमेंट टू अलो लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। मैं एक माइक्रोब पे काम कर रही हूं तो सिर्फ वही ग्रो करे, उसके अलावा दूसरा माइक्रोब ग्रो ना करे। क्लियर और नॉट क्लियर? डन। तो प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। नंबर 1 विल बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, नंबर 2 विल बी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कोई दुख दर्द है तो अभी बता दूं? नो मैम। टेस्ट में दुख दर्द निकले तो बहुत पिटोगे। समझ आ रही है बात? यस मैम। चलो, अब फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग, याद रहेगा? यस मैम। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? पॉल बर्ग। क्या किया था इन्होंने? पॉल बर्ग ने कैसे काम किया था? ट्रांसफर द जीन। जीन कौन सी थी? SV14। जीन ऑफ, बेटा जीन का नाम नहीं है, किसकी जीन थी? SV14 वायरस। एक वायरस है, उससे जीन निकाली, इनटू इकोलाई। किसमें डाली? इकोलाई। होस्ट कौन है? इकोलाई। होस्ट कौन है? इकोलाई। किसको यूज करके? लैम्डा फाज को यूज करके। लैम्डा फाज क्या है? वायरस। फाजेस जहां भी आ जाए वायरस, फाज वर्ड आ जाए मतलब जैसे बैक्टीरियो फाज पढ़ा था 11th में, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, दैट इज बैक्टीरियोफाज। मैम पॉल बर्ग जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको लाइक सक्सेसफुल, द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसने इसको पैदा किया। नहीं, जैसे पहले भी साइंटिस्ट ने ट्राई किया होगा, पर ये पहले थे क्या जिसने मतलब प्रूफ कर दिया कि ये हो सकता है ऐसे करके? हाँ, मतलब इन्होंने इसको एक ब्रांच ऑफ साइंस को बनाया इन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ था 1972 के अंदर। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाया इन्होंने, करके दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन डीएनए कब बना? 1972 के अंदर। किसने बनाया? स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बोयर। नहीं पूरा याद होता है तो कोहेन एंड बोयर याद कर सकते हो, लेकिन नीट के लिए पूरा याद करना पड़ेगा, सीयूटी के लिए पूरा याद करना पड़ेगा, सीयूटी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना। चलो, अब वेक्टर, वेक्टर कौन होता है? जो कैरी करके ले जाए। तो वेक्टर यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड? मुंह तोड़ दूं सच्ची में, 10 बार बता चुकी हूँ। व्हाट इज प्लाज्मिड? आएगा आएगा, निकालो निकालो, बाहर निकालो, वेट कर रहे हैं। जो उसको मतलब जैसे बेबी था उसके वो तुषार बता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अबे यही तो था मैम। तू जिंदा है? हाँ, कोमा में है लेकिन तू। रोना आ रहा है मुझे। प्लाज्मिड क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये वो बच्चे हैं जो बायोटेक एक बार कर चुके हैं। नहीं किया। अच्छा, अच्छे से नहीं किया। अच्छे से नहीं किया, कब करेगा अच्छे से? पेपरों के। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जो अपने आप की कॉपी बना सकता है, वो क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे सर्कल बना के दिखाया था, इसमें बोला था कि ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, ये इसके अंदर डिपेंड नहीं करता, उसको छोड़ दे और रख दे साइड में। ऑटोसोमल सर्कुलर एक्स्ट्रा, हाँ, ऑटोसोमल मतलब जो अपनी कॉपी बनाता है, ऑटो मतलब अपने आप, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये इस क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सर्कुलर डीएनए है जो होस्ट में जाके अपनी कॉपीज अपने आप बना सकता है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करता। सो वी हैव टेकन प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड को ही क्यों लिया? गुड़ भी ले सकते हैं, बस ऐसा होना चाहिए जो होस्ट में जाके अपनी कॉपीज बना सके। प्लाज्मिड इजिली बना लेता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस। अब बायो यहीं से क्यों पढ़नी, क्योंकि समझ आ रही है, पढ़ तो कहीं से भी सकते हो, ठीक है, वही सेम। अब वेक्टर प्लाज्मिड लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। समझो मैंने प्लाज्मिड क्या बोला, कहां से आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया से। सो व्हाट इज दिस, बैक्टीरिया। नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बेटा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें ये यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ये तो याद करना ही है। एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बट एक बार बेस तो बना लो बायोटेक का। क्लियर। होस्ट कौन है यहाँ पे, ई कोलाई। जीन कौन सी थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। स्कूल में पढ़ाया था कि नॉर्मल इकोलाई पे या नॉर्मल बैक्टीरिया पे क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, नहीं होता। तो ये डाला गया था, जीन डाली गई थी, आरडीएनए बनाया गया था। क्या बनाया गया था, आरडीएनए बनाया गया था। एग्जाम में आ जाए तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट देने के लिए जीन कौन से इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। कोई कंफ्यूजन, सारे दुख दर्द खत्म इस टॉपिक के बारे में। रिया गॉट इट, क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिया। जीन का नाम क्या था, वायरस का नाम क्या था जिसपे काम किया, इकोलाई होस्ट, SV40 वायरस की जीन पे काम किया था, और इकोलाई होस्ट। हाँ अभी तो देख लो, इकोलाई होस्ट, दो चीजों को कंफ्यूज कर रही है। इधर आ जाओ, की पॉइंट्स, कुछ चीजें जो याद रहनी चाहिए, कुछ चीजें जो हमें याद नहीं रहेंगी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे टाइम पास। देखो यहाँ पे क्या था, वायरस हमारा SV14 किसके अंदर डाला, इकोलाई। होस्ट कौन, इकोलाई। वेक्टर कौन है, ये वेक्टर। समझ आई बात। अब चलो, अब कुछ टर्म्स है हमारे पास जो कि हमें याद करनी है, लेकिन हम याद करेंगे। ठीक है, करोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे। डीएनए क्लोनिंग। क्लोन मतलब कॉपी, कॉपी करेंगे तो गुच्छा बन जाएगा। वेरी गुड आंसर। क्लोनिंग इज द प्रोसीजर। क्लोन मतलब क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी है ना, आइडेंटिकल कॉपी। क्लोनिंग मतलब उस कॉपी को बनाने की प्रोसेस। डीएनए क्लोनिंग इज द प्रोसीजर ऑफ कंप्राइजिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ पोर्शन ऑफ डीएनए यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर है ना आपके पास, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेना। तुम्हें स्कूल में भी समझाया था कि आपने क्या किया, आरडीएनए बना लिया, वेक्टर के अंदर जीन डाल दी, तो वेक्टर क्या हो गया अब आपका, आरडीएनए। अब दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी कॉपी निकाल लो। कॉपी किससे निकाली थी, पीसीआर से निकाली। किससे निकाली थी, पीसीआर। क्लियर और नॉट क्लियर, डन। उसके बाद था ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती। कॉपी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कॉपी किसकी करनी है, डीएनए के सेगमेंट की, जो हमने फॉरेन जीन इंसर्ट की है। जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए की कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनाने को क्या बोलते थे, सेंट्रल डोग्मा में प्रोसेस था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करने के लिए हमें ओराई चाहिए। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। So this is ORI. This is ORI. So what is ORI? It is a specific DNA sequence. वो भी एक specific DNA sequence है जहां से process start होगा. So it is a specific DNA sequence in the chromosome that is responsible for initiating replication. फिर आ गया प्लाज्मिड भाई साहब, इसको 101% याद करना, it is important, right? So प्लाज्मिड क्या है, small. क्या है, small. तुषार क्या है, small. Circular DNA that can reproduce autonomously, अपने आप, किसी पे डिपेंड नहीं करता, as they do not depend on organism's chromosomal DNA. उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अलग से होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, और ये रेप्लिकेशन अपनी खुद से कर सकता है। फिर है आरडीएनए। आरडीएनए मतलब एक डीएनए था
लेकिन उसके अंदर हमने किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी, तो अब वो नया डीएनए जो मॉडिफाइड डीएनए जो बना है दैट इज योर rDNA. So recombinant DNA, the DNA that has been artificially created by combining genetic material from different organisms. कोई कंफ्यूजन? बता दो कोई दुख दर्द है तो, कल मेरे को बहुत ज्यादा होने वाले नहीं तो। मैम प्लाज्मिड और डीएनए क्लोनिंग में क्या डिफरेंस है? लाइक डीएनए क्लोनिंग में तो वो मल्टीपल आइडेंटिटी, डीएनए क्लोनिंग इज द प्रोसेस जिससे आप आइडेंटिकल डीएनए तैयार कर सकते हो। तो इसका लाइक डीएनए क्लोनिंग और प्लाज्मिड का कोई रिलेशन तो नहीं है? जैसे वो प्रोसेस है, प्लाज्मिड ये प्रोसेस कर रहा है। मेरे को मौका दो। पढ़ाना एक प्रोसेस है, किताब एक टूल है, डिफरेंस बता दो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे प्लाज्मिड ये प्रोसेस कर रहा है डीएनए क्लोनिंग का। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर जो जीन हमें डुप्लीकेट, मेरे पास एक जीन है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है जो मुझे चाहिए, मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत सारा चाहिए, अब ये अपने आप तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता। आई हैव अ वेक्टर प्लाज्मिड, क्या है उसमें मैंने इसको जीन को डाल दिया। प्लाज्मिड भी एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है जो किसी होस्ट के अंदर जाके अपनी कॉपी बना सकता है, लेकिन ये जीन कॉपी नहीं बना सकती, ये जीन कॉपी नहीं। मैंने प्लाज्मिड के अंदर ये जीन डाल दी, अब ये आरडीएनए बन गया। क्या बन गया? ये होस्ट के अंदर जाएगा और ये जो जीन थी ना इससे प्रोडक्ट बनवाएगा। दैट्स इट। समझ आई मेरी बात? इतना सा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं है और मुश्किल वाला काम ही नहीं है। क्या है समझो, एक जीन है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देती है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकती। बेसिक मेथड में, मतलब वेक्टरलेस मेथड भी होते हैं जनरली जो हम शुरुआत में कर रहे हैं। इस जीन को मुझे एक ऐसे डीएनए में डालना है जो कॉपी बनवा दे, और ऐसा डीएनए है मेरा वेक्टर, बेसिकली प्लाज्मिड। इस डीएनए को, प्लाज्मिड इज अ डीएनए, इसको होस्ट में डालेंगे। एक मतलब ये मान लो बैक्टीरिया इकोलाई है, इसके अंदर चला गया, अब ये अपने इकोलाई अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो जो प्लाज्मिड में जीन है वो भी मल्टीप्लाई करेगी, वो भी दोनों होस्ट में चली जाएगी। तो जितने होस्ट उतना एंजाइम या जितना प्रोडक्ट बनेगा मेरा। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस है, कुछ है ही नहीं बायोटेक के अंदर। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, 12 नंबर फ्री के, 12 नंबर फ्री के। चलो इधर आ जाओ, कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट? तुषार वापस आ गया मेंटली भी, लास्ट तेरी पड़ी है यहाँ। चलो, बेसिक स्टेप्स इन क्रिएटिंग जीएमओ। नाउ व्हाट इज दिस जीएमओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब चेंज कर दिया, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, जीन्स को ऑल्टर किया, जीन्स को। तो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म उसके जीन से छेड़छाड़ किया, आरडीएनए करा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो जीन चाहिए उसको भी तो आइडेंटिफाई करोगे। एक पेड़ है मान लो, मीठे फ्रूट्स देता है, वो तो दिख रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं, खा रहे हो, लेकिन वो जीन कौन सी है ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें। तो जो जीन चाहिए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर इंसुलिन बनता है, क्या बनता है? इंसुलिन। तो मुझे इंसुलिन बनवाना है, क्या बनवाना है? होस्ट से इंसुलिन। तो मेरे को जीन चाहिए ह्यूमन से इंसुलिन वाली, तो पहले पता तो हो जीन है कहाँ पे, कौन से क्रोमोसोम पे, कौन सी लोकेशन है उसकी। लोकाई क्या है, लोकस क्या है उसका? लोकाई मतलब लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो वो लोकेशन, वो जीन आइडेंटिफाई तो करनी पड़ेगी ना बेटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसका? डिजायर का, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। सेकंड इज इंट्रोडक्शन, किसमें? होस्ट में। अब होस्ट में समझो, अब एक मेथड तो मैं तुम्हें बताती आ रही हूँ कि वेक्टर में डालो और वेक्टर से होस्ट में। अब डायरेक्टली भी होस्ट में डाल सकते हो, होस्ट के क्रोमोसोम में डाल दो, अपने आप भी डुप्लीकेट कर लेगा। बेसिकली हम वेक्टर की मदद से कर सकते हैं। तो दो तरह के मेथड है, डायरेक्ट मेथड, वेक्टर को यूज करके, या बिना वेक्टर को, वो लास्ट में पढ़ेंगे। क्लास में भी किया था बायोलॉजिक मेथड, रदरफोर्ड वाला एग्जांपल दिया था कि जीन पे आप गोल्ड के पार्टिकल डालो और बम्बार्ड कर दो उसको, है ना, इंजेक्शन बाद में पढ़ेंगे उसको, है ना। अभी तुम दो बातें समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जीन को आइडेंटिफाई किया। बेनिफिशियल कौन सा है इनमें से, वेक्टर वाले या डायरेक्ट वाले? सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, कुछ में कोई इंपॉर्टेंट है, कुछ में मतलब डिपेंड करेगा आप किस में डालो, होस्ट क्या है आपका, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ दैट आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, क्योंकि जो जीन मुझे चाहिए वो ये है, इसको होस्ट ही तो बनाएगा, प्रोडक्ट दो, तो उसमें डाल दिया। मेंटेनेंस, मैंने एक बैक्टीरिया में डाल दिया,
लेकिन अब जो नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उसमें वो जीन है ही नहीं, तो काम क्या हो गया आपका? अंडर। अब मैंने पढ़ा दिया, 20 बच्चे बैठे हैं, 40 बैठे हैं, उसमें से 2 को आया, तो काम हुआ मेरा? नहीं हुआ, है ना। मैक्सिमम जाना चाहिए ना। तो मतलब जितने भी आगे प्रोजेनी बन रही है होस्ट की, उसके अंदर भी मुझे मेरी डिजायर्ड जीन जानी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर मेंटेन रहे एंड ट्रांसफर करे अपनी प्रोजेनी के अंदर, जो बच्चे आगे बन रहे हैं, बैक्टीरिया जो बन रहा है। क्लियर नॉट क्लियर? तुषार पक्का? ऑल क्लियर? दिमाग से क्लियर? हाँ जी। तो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, दिमाग से क्लियर, खत्म, सफा चट आ गया। इस लाश में आत्मा भी डाल ले। आ गई वापस? कहाँ गई थी? घर गई थी? मिसिंग से वापस आ गई? तो अब तो यही थी। अच्छा चलो, किसी भी काम को करने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट है ना, जैसे मैंने बताया बुक इज अ टूल, तो वेक्टर इज अ टूल, वेक्टर इज अ टूल। कुछ एंजाइम चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए, ये आपके क्या है? टूल। क्या है आपके? सबसे पहला टूल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर 2 क्लोनिंग वेक्टर, नंबर 3 कॉम्पिटेंट होस्ट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं क्या? इधर देख लो, इससे सिंपल तरीके से बायोटेक नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जितना सिंपली पढ़ा रही हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रिस्ट्रिक्शन मतलब वर्ड से ही समझा करो, रोक दे, है ना। ये क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, डीएनए को कट कर रहा है, डीएनए को। अब डीएनए को कट करेगा तो सीक्वेंस को ऑल्टर करेगा ना, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये आए कहां से? क्या है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? इसको बड़ा ध्यान से समझो। 1963 के अंदर पहचाना था, साइंटिस्ट ने निकाला है। मान लो ये बैक्टीरिया है, क्या है ये? बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए होगा। क्या होगा? क्रोमोसोमल। एक तो मैंने बताया प्लाज्मिड होता है, उसको वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। और भी कुछ है, बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर और क्या है बेटा? इसके अंदर एक एंजाइम है। क्या है इसके अंदर? एंड दिस एंजाइम इज योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है ये आपका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके अलावा यहाँ पे मिथाइलेटिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है? मिथाइलेटिंग एजेंट। समझो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को कट करना। क्या करना? डीएनए को कट करना। ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह से डिफेंस। ये भाई साहब है बैक्टीरिया। कौन है ये? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को एक वायरस आके अटैक करता है। कौन अटैक करता है? वायरस। और उस वायरस को हम क्या बोलेंगे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरियोफाज। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफेज जो बोलना बोलता। अब ये बैक्टीरियोफाज अपना न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए जो भी है इसके पास, है ना, बेसिकली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो डीएनए रहेगा। तो यहाँ पे इसका डीएनए, या हम बोले न्यूक्लिक एसिड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? न्यूक्लिक एसिड। अब बैक्टीरिया के पास क्या था? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या था? डिफेंस मैकेनिज्म। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर सकता है? इसको तोड़ फोड़ देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। डीएनए ही कट कर दिया तो क्या वायरस अटैक कर पाएगा बैक्टीरिया पे? नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अपने डीएनए को क्यों नहीं कट कर रहा? जब इसके पास एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट कर सकता है, तो अपने डीएनए को क्यों नहीं कट किया? अपने आप को क्यों नहीं हार्म किया? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इसके पास क्या था? मिथाइलेटिंग एजेंट। जब तक डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है वो कट नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। अब जो ये आया है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये कट करेगा। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट करना शुरू कर दिया। आइसोलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टू कट द एंजाइम्स, टू कट द एंजाइम। तो इसलिए हमने क्या बोला? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेसेस। कितने तरह के हैं? 2, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड एंडोन्यूक्लियेसेस। ध्यान से समझेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तुषार कितने तरह के हैं बेटा? 2 तरह के। कौन कौन से? एक्सोन्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हो सकता है सिर्फ यही आए पेपर में। एंडोन्यूक्लियस हमारे काम के हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या है हमारे काम के? एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करते हैं? डीएनए को साइड से कट लगाते हैं, सेंटर से कट नहीं लगाएंगे। विद इन द डीएनए कट नहीं करेंगे, विद इन द डीएनए कट नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? एंड से कट करेंगे। कहां से कट करेंगे? एंड से कट करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, अब कट कहां पर करते हैं वो भी ध्यान रखो। ये कट करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। किस पे कट करेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? जो उल्टी भी और सीधी भी समान पड़ी जाए, जैसे मलयालम, नमन। ये वर्ड कैसे हैं? आप इधर से पढ़ो, आप उधर से पढ़ो, सेम पढ़े जाएंगे। अब यहाँ पे
डीएनए की बात करूं तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दो स्ट्रैंड्स रहती हैं, तो हमारे पास एक पैलिंड्रोम है GAATTC, 5 and 2 3 and 3, जी है तो क्या आएगा C, TTAG। अब ये 5 है तो यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 5। क्लियर? अब इसको यहां से पढ़ रही है GAATTC, इसको 5 एंड से पढ़ो GAATTC। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर द सीक्वेंसेस जिनको हम एक एंड से पढ़ते हैं, 5 एंड से पढ़ा तो दोनों साइड से सेम रीड, दोनों साइड से सेम। न्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट लगाएंगे। डीएनए बेटा बहुत लेंदी होता है, तो एंजाइम्स क्या देखते हैं, ये पैलिंड्रोम्स कहां पर हैं, तो आइडेंटिफाई करेंगे वेयर इज द पैलिंड्रोम। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो हमें एक पैलिंड्रोम मानो मिल गया। एक्सोन्यूक्लियस होता तो वो क्या करता, डीएनए को साइड से कट कर देता, ऐसे कट कर देता। अब ये कौन से एंड्स आएंगे, ब्लंट एंड्स, क्योंकि इधर कोई हैंगिंग न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगी आपको, हैंगिंग न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगी। एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करेगा, मान लो हमारे पास पैलिंड्रोम है सेम वाला GAATTC, GAATTC, वो क्या करता है, सीक्वेंस का सेंटर ढूंढता है और सेंटर से ना कट लगा के आजू बाजू से कट लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटर तो ये बन गया ना, यहां से मान लो कट लगा दिया, तो ए और ए के बीच में कटे तो दूसरे स्ट्रैंड में भी ए और ए के बीच में ही कट लगाएगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा, ये वाला टुकड़ा अलग और वो अलग, तो सीक्वेंस क्या आएगी GACTTA, दूसरा टुकड़ा ATTCG। ये न्यूक्लियोटाइड फ्री है ना और यहाँ पे ये फ्री है, so here are hanging nucleotides and these ends are known as sticky ends। वहां पे blunt ends थे, वहां पे blunt ends। अब यहाँ पे ये बॉन्ड भी टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और बीच वाले बॉन्ड भी टूटे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो while preparing the sticky ends, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों टूटते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में थे ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में कौन कितने थे, दो, और जीओसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? दूसरी बात, एक्सोन्यूक्लियस जो हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स पे काम नहीं करते, यहाँ पे कट लगाए तो सिर्फ यहीं पे लगाएंगे। ठीक है? वो दोनों पे काम करता है। ठीक है? वो डीएनए और आरएनए दोनों को कट करता है। तो ये इन दोनों के डिफरेंस आ जाते हैं, नोट्स में लिख के दूंगी क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किसके बीच में, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा, या फिर स्टिकी एंड और ब्लंट एंड के बीच में आ जाएगा। दिस इज नॉट यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस के 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। समझो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर बोला 2 तरह के, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऐसे एंडोन्यूक्लियस जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी कट लगा दिया, स्पेसिफिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है HIND2, क्या दिया हुआ है, सबसे पहला एंजाइम जिसको आइसोलेट किया था, इसका नॉमेनक्लेचर भी याद करना है। इज टेकन फ्रॉम जीनस, इसका अब ये जो एंजाइम है ये कहां से आइसोलेट करें हमने, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जैसे हमने कोई भी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, वेक्टर निकाला था ना, प्लाज्मिड निकाला था वहां से। अब ये न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, पूरा नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यहां देखो ध्यान से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जीनस होता है बेटा, क्या होता है, जीनस। इससे H ले लिया मैंने, और ये IN, यहाँ पे स्ट्रेन था, क्या था, D से स्ट्रेन, तो मैंने D ले लिया। इससे फर्स्ट निकाला तो फर्स्ट बोल देंगे, सेकंड निकाला तो सेकंड, तो ये बन गया HIND2। क्या बन गया, इसे इकोर 1 पढ़ा था हमने, इकोर 1 प्लाज्मिड में, इकोर एसर्शिया कोलाई, एसर्शिया का E ले लिया, कोलाई का CO, पूरे स्ट्रेन का नाम था RY13, तो R ले दिया, उसमें से पहला निकाला तो फर्स्ट ले लिया। समझ आया तुषार, नहीं आया, इधर देखो, नॉमेनक्लेचर बता रही हूं कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंडोन्यूक्लियस ई कोलाई से निकाला, किससे निकाला, ई कोलाई का पूरा नाम है बेटा एसर्शिया कोलाई। क्या नाम है, एसर्शिया कोलाई, ये पूरा नाम है बैक्टीरिया का। इससे निकालूंगी तो एसर्शिया का क्या लूंगी, ई, जीनस का फर्स्ट लेटर, स्पीसीज के 2 लेटर, ई कोलाई, मतलब ई कोलाई भी बहुत तरह के होते हैं, स्ट्रेन होते हैं इनमें, क्या होते हैं, इसका पूरा नाम था ई कोलाई RY13।
क्या नाम था? फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम जीनस, नेक्स्ट टू लेटर्स कम्स फ्रॉम स्पीसीज, नेक्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम स्ट्रेन। इस स्ट्रेन से एक बैक्टीरिया में बहुत सारे एंजाइम हो सकते हैं। तो पहला निकाला तो इकोर 1, दूसरा निकालूंगी तो इकोर 2, तीसरा निकालूंगी तो इकोर 3। तो रोमन नंबर क्या बता रहा है, कौन सा नंबर है, कौन सा स्ट्रेन से निकाला है। क्लियर? तो भाई कौन सा एंजाइम आपने निकाल लिया, उससे कौन सा एंजाइम आइसोलेट कर लिया एक ही स्ट्रेन से, इसी से दूसरा निकाला तो 2 हो जाएगा। अब समझ आया? ऐसे हिंद 2 बताया, हिंद 2 में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो HIN और D स्ट्रेन का नाम था समथिंग, तो D ले दिया, तो ये सेकंड आ गया हिंद 2 वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड न्यूक्लियस, फर्स्ट आइसोलेटेड न्यूक्लियस। क्लियर और नॉट क्लियर? समझो, इन 1963 दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए इकोलाई से, जो रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए। वही बैक्टीरिया है लेकिन वायरस कैन नॉट अटैक दिस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को ही तो कम कर रहा है, अटैक कर पाता तो ग्रोथ कर लेता। क्लियर नॉट? फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे हैं तो वो अटैक कर दिया, तो ये अटैक नहीं कर पा रहे क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? 2 एंजाइम्स की वजह से। वन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो जो एंड से कट लगाए, एंडो जो विद इन द डीएनए से कट लगा दे। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पढ़ेंगे हम उसको भी। क्लियर और नॉट क्लियर? और दूसरी बात क्या थी, अपने डीएनए को कट क्यों नहीं कर रहा? मिथाइलेटिंग एजेंट की वजह से, बिकॉज इट विल ऐड मिथाइल ग्रुप टू इट्स ओन डीएनए। क्लियर? चलिए, सो बेटा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड को एंड से निकालेगा और ये मेक्स कट विद इन द डीएनए। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस वाज हिंद 2। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक तो होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस तो किसी भी सीक्वेंस पे कट कर देगा, रिस्ट्रिक्शन मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाएगा। फॉर एग्जांपल हिंद 2 ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। क्या है ये? रिस्ट्रिक्शन। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाता है, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस पे ही कट लगाएगा। ये कितने बेस पेयर? 6 बेस पेयर। GAATTC कितने हो गए? 6 बेस पेयर्स, राइट? हाँ, इसके बीच में तो उस सीक्वेंस को कट करेगा, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को कट करेगा। क्लियर? कट्स एट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, और इन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ई कोलाई के सीक्वेंस क्या है? G5N2 3। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आफ्टर कटिंग डीएनए मे लीव 2 टाइप्स ऑफ एंड, एक्सोन्यूक्लियस होगा तो एंडोन्यूक्लियस होगा तो एंड्स। कोई कंफ्यूजन? नो। आगे पढ़ ले। चलो, टाइम बताओ क्या हो गया? 20 मिनट है हमारे पास। चलो, आगे पूरा प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके चैप्टर का यही है। ये समझ आ रहा है तो कुछ भी नहीं, और है कुछ भी नहीं है। जो पढ़ा है ना वही है, जो पढ़ा है वही है। देख इधर, ये वेक्टर डीएनए है। क्या है? वेक्टर, जिसमें फॉरेन जीन डालनी है, जिसमें और ये मेरी फॉरेन जीन है। फॉरेन जीन तो बहुत लेंथी होती है, वेक्टर भी ऐसे सर्कल प्लाज्मिड दिया तो सर्कल वाला होगा। क्लियर? तो बेटा हमें तो कट लगाने हैं ना, इस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा इस डीएनए के अंदर डालना है, तो यहां से रिमूव भी तो करना पड़ेगा और इसमें से मुझे कट लगाना पड़ेगा ताकि मैं ये वाला टुकड़ा इसमें डाल दूं। तो दोनों में, वेक्टर डीएनए में भी फॉरेन डीएनए में हमें कट लगवाने, और कट लगाने के लिए क्या होता है हमारे पास? एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझो, द एंजाइम्स कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स एट द सेम टाइम। इकोर 1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present, क्योंकि वो लगाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट। कहाँ पे लगाएगा? तो पैलिंड्रोम संभाल लिया, ये भी तो डीएनए था, यहाँ पे तो लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं था, तो पैलिंड्रोम ढूंढा, पैलिंड्रोम ढूंढा और G और A के बीच में कट लगा दिया। यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे कट लगाया, तो ये हट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ऊपर से ये वाला पार्ट निकल जाएगा ना, ऊपर से, ऊपर वाला मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। रोको मैम, पैलिंड्रोम इन सेंटर ना, पैलिंड्रोम जो दोनों एंड से सेम पढ़े जाए, रीडिंग फ्रेम से सेम। 5 एंड से पढ़ रहे हो तो GAATTC और नीचे भी 5 एंड से पढ़ रहे हो तो GAATTC। दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट? इधर देख लो,
ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है? अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ, इको और 1 ने यहाँ कट लगा दिया, और दूसरे स्टैंड में भी जी और ए के बीच में ही लगाएगा क्योंकि सेम में ही कट लगाता है। ऊपर जी और ए के बीच में लगा तो नीचे भी जी और ए। तो बेटा यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, ये ऊपर वाला डीएनए हट जाएगा यहाँ से। क्लियर? यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, जी और ए के बीच में और जी और ए के बीच में यहाँ पे आएगा, ये एरो गलत दिया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्योंकि सेम ही यूज कर रहे हो ना, तो ये वाला यहाँ से हट जाएगा। हट गया ना यहाँ से, ये देखो हट गया। हट गया कि नहीं हट गया? समझो। अब देखो ये स्टिकी एंड्स हैं। क्यों बोला मैंने इनको स्टिकी एंड? टी के साथ क्या पेयर होना चाहिए? ए। है ना ए। टी के साथ क्या पेयर होना चाहिए? है ना ए। ए के साथ ए। और टी ए के साथ तो हो जाएगा ना स्टिकी एंड्स। इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए जुड़ गया। अब वेक्टर में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया। अब वेक्टर के अंदर कोई और जीन डाल दी तो वेक्टर क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्वेश्चन आ जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक फिगर बना के दिखाओ, तो तुम्हें ये बना के आना है। क्लियर और नॉट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। पूरा होस्ट तक का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो दिस साइड वाला, ये वाला। पूरा होस्ट तक का बताना है तो ये वाला। सेम ही है, ध्यान से समझो। फॉरेन डीएनए क्या है रिया? ये फॉरेन डीएनए। उधर भी थी ना फॉरेन डीएनए। तो मैम अगर जैसे हो सकता है तो दोनों बनाने पड़ेंगे वो? ना सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, फिर ये वाला। इसमें ये वाला तो दे ही रखा है, देखिए वो ध्यान से। ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर है। जैसे वहां पे वेक्टर था, ये फॉरेन डीएनए था। न्यूक्लियस से आपने कट लगवा दिए। क्या लगवा दिए? या 2 एंजाइम यूज किए, 2 करने पड़ेंगे ना, तो 3 कट्स मिल गए। यहाँ पे भी एंजाइम यूज किए और कट को निकाल दिया हमने यहाँ से। क्या निकाल दिया? निकाल दिया। ये टुकड़ा यहाँ पे फिट करेंगे लाइगेज एंजाइम से। कौन से एंजाइम से? लाइगेज एंजाइम से। अब इस वेक्टर में फॉरेन जीन आ गई तो ये क्या बन गया? यही बन गया ना, यहाँ तक का प्रोसेस। अब वेक्टर को किस में डालना होता है? होस्ट में। होस्ट में डाल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई? ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपनी प्रोजेनी बना लेगा और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी होगी, वो जीन प्रोडक्ट बना लेगी। क्या बना लेगी? बस इतना सा काम है, इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में। इजी 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 गो। चले आगे, चलो आगे बढ़ो। अब ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से समझो। डीएनए आइसोलेट किया था ना लैब के अंदर हमने, क्या थे? धागे से थे। बनाना का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था हमने, आइसोलेट किया था 11th में करा दिया था, 12th में भी करेंगे दोबारा। तो उसमें टेस्ट ट्यूब में था, अल्कोहल में डाला था, जीन डीएनए अपना ऊपर आ गया था, धागे धागे से थे। टेस्ट ट्यूब में था ना वो व्हाइट सब्जी, याद है? हाँ। तो वो डीएनए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, डीएनए। अब मेरे को मानो ये बड़ा सा डीएनए है, मेरी ये वाली साइड थी, मतलब ये वाला डीएनए चाहिए था। क्या तुम्हें समझ आएगा कौन सा डीएनए है? नहीं। एक साइंटिस्ट को सिर्फ पता होता है कि कितने बेस पेयर का डीएनए, कितने बेस पेयर का है, 7 बेस पेयर का, 9 बेस पेयर, कितने बेस पेयर का डीएनए, इतना लेंथ पता होती है। क्या पता होती है? सो अब हमें क्या चाहिए समझो। ये डीएनए था, वेक्टर था या फॉरेन जीन था, मैंने कट लगा दिया। क्या लगा दिया? अब मेरे को पता ही नहीं कौन सा मेरा जीन है, तो मेरे को तो एक ऐसा प्रोसेस चाहिए ना जो इसको लेंथ के हिसाब से सेपरेट कर दे, एंड द प्रोसेस इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पूरी टेक्निक है और बड़ा मजा आता है इसको करने में। ठीक है, कैसे करना है? ऐसे ना वेल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ऐसे कुछ एपरेटस होता है हमारे पास। अगर जेल, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया पढ़ा था हमने 11th क्लास में, याद हो तो, उससे अगर जेल निकालते थे। क्या निकालते थे? एग्रोस भी बोल सकते हो। तो वो एग्रोस जेल मतलब पाउडर आता है लैब्स के अंदर, उसको हीट करके हम एक लिक्विड बना लेते हैं, उसको इसमें पोर करेंगे, थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉलिड। लेकिन सॉलिडिफाई होने से पहले हमें सारा प्रोसेस करना है, ध्यान से समझो। तो ये वेल्स हैं, तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं जेल, तो यहाँ पे हमने ये पोर कर दिया इसमें, और इस यहाँ पे हमें डालना अपना डीएनए। क्या डालना है? अब डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव। तो हम क्या करें, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज देंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज देंगे, तो डीएनए रन करना शुरू कर देगा। सबसे छोटा डीएनए सबसे पहले पहुंच जाएगा, सबसे छोटा डीएनए सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये वेल्स हैं, इसमें डीएनए डाला था मैंने, और डीएनए में बहुत सारे टुकड़े थे, हर एक में टुकड़े थे। क्या थे? हर एक में टुकड़े थे, बहुत सारे मेरे पास सैंपल आए, मैंने इसमें डाल दिया, तो मेरा डीएनए इसमें टुकड़े थे तो वो अलग अलग हो गए। सबसे छोटा पहले पहुंच गया, बाद में तो वो सेपरेट हो गए on the basis of length, on the basis of number of nucleotides। जो न्यूक्लियोटाइड जितनी ज्यादा होंगी उतना लंबा डीएनए है।
क्लियर? सो लेंथ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे, ऑफ कोर्स। क्लियर? तो बेटा हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया ताकि हम सेपरेट कर सकें डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट फास्टर इट विल मूव। ये लाइन याद रखनी है, स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट faster it will move. तो ये लाइन याद रखें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट एंड आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको पॉजिटिव एनोड की तरफ रन कराते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी वो। मैट्रिक्स कौन सा लिया था? अब ध्यान से समझो, जेल भी व्हाइट कलर, डीएनए भी व्हाइट कलर। ये तो तुम्हें रेड बैंड दिखाई दे रहे हैं, दिखेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, डीएनए जब पोर किया था, डीएनए में मिक्स किया ईटीबीआर। क्या मिक्स किया? ETBR. फुल फॉर्म ऑफ ईटीबीआर एथिबियम एथिबियम एथिडियम इथिडियम ब्रोमाइड Ethidium bromide. ब्रोमाइड इथिडियम। Bromide. जब तक मतलब ये जेल है मेरे पास, इसमें डीएनए रन हो चुका है, इसमें डीएनए रन हो चुका इसमें है। सेगमेंट सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आती है। क्या आती है? एक Spectrophotometry. मशीन है जिसमें नीचे से यूवी लाइट चलेगी। मैंने जेल डाल दी उसपे, जहां जहां पे ईटीबीआर होगा ना वहां पे ऑरेंज बैंड नजर आएंगे। और ईटीबीआर किसमें डाला था? DNA में। जेल में तो नहीं दिखाई देगा ना, डीएनए जहां जहां रन करेगा। जैसे देखो ये तो व्हाइट ही दिखाई दे रहा है, डीएनए जहां जहां कैसा कलर दिख रहा है? ऑरेंज। Orange. किसकी वजह से? स्टेन की Stain की वजह वजह से। से। यूज्ड हियर इज Ethidium bromide. ब्रोमाइड ETBR। क्या नाम है? ETBR. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरा डीएनए ये है, मुझे इसे एल्यूट करना है। क्या करना है? Elute. होती है उससे इसको निकाल लूंगी। द प्रोसेस इज नोन एज एल्यूशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज Elution. एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज Elution. वेरी गुड। तुम तो समझदार हो गए। जो आपने ऑरेंज नहीं बनाया, रेड बनाया। अरे क्या ही फर्क पड़ता है, बोल तो दिया ना ऑरेंज। इधर देख लो,